बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा, आज हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 यानी कि एक न्यू चैप्टर का स्टार्ट लेने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे पास क्या क्या आएंगे, क्या क्या हम उसके अंदर पढ़ेंगे, सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। यानी कि जो ऑप्टिक्स के मतलब मोस्टली इंफॉर्मेशन है हम इस चैप्टर के अंदर उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑप्टिक्स में जैसा कि आपके पास बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, ये जो आप लेंसेज वगैरह यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, ये सारा कुछ ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है। उसके बाद माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये सारा कुछ जो कुछ भी है ना, सारे का सारा ऑप्टिक्स में ही आता है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं सभी चीज़ों के मतलब डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो पहला टॉपिक है चैप्टर का, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा इस चैप्टर का कि इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक होगा इसके लिए, तो वो टॉपिक हमारे पास आ रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मीडियन। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मीडियन का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है, वो कम से कम जो फासला होता है क्या होता है, उसके मतलब हम आज अपनी इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि चैप्टर का नाम है फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से क्या मुराद है। ठीक है, कहते हैं, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ फिर उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। डेफिनेशन इसकी बताई जा रही है, कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट विच आर बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट्स instruments which are based on the instruments which are based on the principle of reflection and refraction एंड रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल के पे ऊपर जो वर्किंग करते हैं प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहते हैं उनको? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कहते हैं द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कि वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो बेस करते हैं, ठीक है, या जिनका जो तरीकाकार है वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करता हो? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो वर्ड्स हैं, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन। ठीक है, इन दोनों प्रिंसिपल के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट बेस करते हैं, जो वर्किंग करते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर की डेफिनेशन थी। ठीक है, फिर कहते हैं वी यूज वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो हम बहुत ही ज़्यादा वैरायटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर है, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, एटसेट्रा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर आपके पास आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एटसेट्रा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके पास, वो सारे के सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं? तो स्टूडेंट, वो सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये था चैप्टर का जो डेफिनेशन और उसकी जो मिसाल थी, मिसाल के तौर पर
तो ये सारा कुछ इसका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बेस करते हों प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया हुआ है टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर है, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स है, ये सारा कुछ फाइबर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही आता है, ठीक है। तो ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा आज का मेन टॉपिक है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, उसको हम देखते हैं क्या आता है, उसका मतलब क्या बताया जा रहा है हमें। जो मेन टॉपिक था हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, कहते हैं बाय डेफिनेशन द विजन मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी डिस्टिंक्ट is called the least distance of distinct vision or near point. It is noted by D, ठीक है। The minimum distance, the minimum distance the minimum distance from the eye the minimum distance from the eye at which an object appear to be distinct is called the least distance of distinct vision और नियर पॉइंट। इसको नियर पॉइंट का नाम ही दिया जाता है स्टूडेंट, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है यार। नियर पॉइंट कहते हैं द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, के आंख से कम फासला एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी डिस्टिंक्ट, ठीक है, वो डिस्टिंक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो आपको डिस्टिंक्ट नजर आए, ठीक है। आंख से वो कम से कम फासला जहां तक कोई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नजर आए, गहरा नजर आए, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विजन के वो डिफेक्ट हो सकता है, उसके डिफेक्ट नहीं, आप कह सकते हैं कि वो कम से कम फासला, ठीक है, जहां तक आंख से वो कम से कम फासला जहां तक एक आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियर नजर आ रहा है और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट हो जाए, गहरा हो जाए, ठीक है, सही नजर ना आने पाए, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन या नियर पॉइंट। उसको नियर पॉइंट भी कहते हैं कि आंख का जो नियर पॉइंट है वो यहां से लेकर सपोज यहां तक है, ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट विजन। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं फॉर अ ह्यूमन आई a sharp image is formed when the object is placed at a distance beyond a minimum limit, ठीक है, कि ह्यूमन आई के लिए क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मिनिमम डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है तो वो हमें क्लियर नजर आएगा, लेकिन जो ही उसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे आंख को वो चीज़ सही तरह से दिखाई नहीं देती, ठीक है, पहले धुंधलियाँ गहरी होना स्टार्ट हो जाती है और अगर मजीद फासला बढ़ता जाए तो वो चीज़ हमें नज़र भी नहीं आती। कहते बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज विद इन दिस लिमिट, के अगर कोई ऑब्जेक्ट इस लिमिट के अंदर मौजूद हो, द इमेज अपीयर टू बी ब्लर्ड एंड फुजी, ठीक है, कि जो इमेज होती है वो ब्लर नजर आना स्टार्ट हो जाती है, गहरा नजर आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, ठीक है, फ्रॉम द आई, कि आप कह सकते हैं कि अगर जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट ये वाला यूज कर रहे हैं
कि आंख से कम फासला जहाँ तक एक चीज़ बिल्कुल सही नज़र आए, यानी कम से कम फासला कह सकते हैं कि जहाँ तक अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, जो मैं मार्कर को अपने करीब लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ये मुझे गहरी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो ही एक लिमिट के अंदर मैं रहूँगा, ठीक है, यानी यहाँ वो कह रहे हैं कि नॉर्मल जो आई होती है, नॉर्मल जो आंख है, उसका जो ये लीस्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से करीब अगर आप आना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो जो चीज़ है आपको धुंधली या ब्लर नज़र आना स्टार्ट होगी, ठीक है, वो आपको ब्लर नज़र आएगी, ठीक है ना। ये आपने पॉइंट याद रखना है, नॉर्मल, ठीक है, द नॉर्मल विजन जो पॉइंट है वो कितना आ रहा है 25 सेंटीमीटर फॉर फ्राम द आई फॉर यंग, ठीक है, नौजवानों के लिए ये भी याद रखना है। ये मैं लिख भी देता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर फॉर यंग। ठीक है, नौजवानों के लिए, ठीक है, जो या कह सकते हैं कि एक नॉर्मल आई के लिए जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट वो ये जो पॉइंट है होता है नॉर्मल आई के लिए वो 25 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर आई साइट वीक हो जाए, नज़दीक या दूर की, तो फिर तो ये सारा मामला आगे पीछे हो जाता है ना, ठीक है, चेंज हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल आई की बात करें कि आंख से कम फासला जहां तक आपको एक ऑब्जेक्ट वो बिल्कुल सही नजर आए, लेकिन विद द लिमिट जब क्रॉस करेंगे, उसके अंदर आते जाएंगे, ठीक है, आंख के जो करीब आएंगे वो चीज़ आपको ब्लर नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कहते हैं द लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट इंक्रीज विद एज, ठीक है, द लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट इंक्रीज with age, the location of near point, the location of near point increase with एज, ठीक है, जो एज बढ़ती जाएगी तो ये जो नियर पॉइंट का लोकेशन है, ठीक है, नियर पॉइंट है वो भी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ नियर पॉइंट इंक्रीज विद एज, कि एज के बढ़ने से नियर पॉइंट की लोकेशन जो है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन या नियर पॉइंट और उसकी एक्सप्लेनेशन के क्या प्रोसेस होता है, डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि वो कम से कम आंख से कम से कम फासला जहाँ तक कि एक चीज़ आपको अच्छी तरह से नजर आए, और उस लिमिट के जो आप अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो क्या होता है कि वो चीज़ ब्लर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारे पास लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट। ठीक है, अब इसी के अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन में जाएं तो क्या प्रोसेस आता है, सबसे पहले है लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, क्या टॉपिक आ रहा है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, पहले डेफिनेशन लिखूं फिर उसको स्टडी करते हैं। कहते हैं द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज, द रेशो ऑफ द साइज of image, ratio of the size of image to the size of the object, to the size of object, to the size of object is called magnification. इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन सिंपल भी कह सकते हैं या लीनियर मैग्नीफिकेशन भी इसको कह सकते हैं, या लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन दैट इज, ठीक है, उसका अगर फार्मूला लिखें, दैट इज आपके पास क्या आ रहा है, अगर फार्मूला लिखें, कहते मैग्नीफिकेशन
इज इक्वल टू रेशो आ रही है किसकी, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपके पास रेशो आ रही है। और मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट कैपिटल एम के साथ, और साइज ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ के साथ। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू आई ओवर ओ। तो डेफिनेशन क्या है, कहते हैं कि आपने रेशो लेनी है। रेशो किस चीज की लेनी है, द रेशो ऑफ द साइज ऑफ इमेज। ठीक है, जो आपके पास एक इमेज है, ठीक है, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक हाथ है, ठीक है, इसका जो एक ओरिजिनल साइज है वो होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी जो डिवाइड हो रहा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास, या सपोज एक मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर का जो साइज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम इसकी जो पिक्चर ले रहे हैं, यानी अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, किसी लेंस के अंदर से इसको देख रहे हैं, तो वो इमेज बन रही है इसकी, तो वो जो इमेज का साइज है ओरिजिनल साइज से कुछ फर्क होगा उसका, ये कहीं ज्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, और ये लेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कहीं कुछ लेंस होती हैं वो साइज को बड़ा कर देते हैं, कुछ लेंस होती हैं वो साइज को डिक्रीज, छोटा कर देते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का साइज और इसकी जो इमेज बन रही है उसका साइज, इन दोनों की आपने लेनी है रेशो। ठीक है, रेशो बिटवीन साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये था हमारे पास। और मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम के साथ, साइज ऑफ इमेज को आई के साथ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को ओ के साथ। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला भी आ गया। स्टूडेंट ठीक है, फिर कहते हैं अनदर डेफिनेशन, अगर इसकी एक और डेफिनेशन भी लिखें, कहते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। एक और डेफिनेशन भी है, कहते हैं द रेशियो दो डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, the ratio of distance of image, ठीक है, the ratio of distance of image from the lens, ठीक है, लेंस से इमेज साइज ऑफ, जो कहते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, के लेंस से इमेज का कितना डिस्टेंस है, टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम द लेंस टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, दो फार्मूलाज आपके पास बन रहे हैं। एक तो कह रहे हैं साइज ऑफ द इमेज ओवर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रेशो लेनी है। दूसरी रेशो कौन सी आप ले सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, दोनों की आप लिख सकते हैं, रेशो ले सकते हैं। ठीक है, पहली हमने पढ़ी साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी जो हमने दूसरी डेफिनेशन की, दूसरी डेफिनेशन में कहते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैग्निफिकेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज को स्टूडेंट आपने याद रखना है, हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल q के साथ, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ। ठीक है, ये भी दोनों फार्मूलाज आपने याद रखने हैं कि आपके पास मैग्निफिकेशन, जब आप साइज की बात करेंगे तो आंसर आएगा i ओवर o, लेकिन जब आप बात करते हैं डिस्टेंस के लिए तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ। ये आपके पास इक्वेशन 1 थी। ठीक है, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करें, ठीक है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। m इज इक्वल टू आई ओवर ओ इंटू क्यू ओवर पी, ठीक है। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपके पास ये आंसर बनता है, ठीक है। वी हैव आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू क्यू ओवर पी, ये आपके पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला आ सकता है, इसको आपने याद रखना है। अब कहते हैं ये हमने पढ़ा लीनियर मैग्निफिकेशन था, अब हम पढ़ेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन कि एंगुलर जो मैग्निफिकेशन क्या होती है, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन हमने दो तरह की उसकी डेफिनेशन देखी। लीनियर मैग्निफिकेशन में क्या था कि दो दफा आप रेशो ले सकते हैं दो टर्म्स की, साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ये रेशो ले सकते हैं। दूसरी रेशो आप ये ले सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ठीक है। इमेज और लेंस में फर्क, इमेज और ऑब्जेक्ट में मैंने आपको फर्क बता दिया। अब जो नेक्स्ट पढ़ना है हमने वो आपके पास आ रहा है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। वो क्या आ रहा है आपके पास, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं अगर इसकी डेफिनेशन करें, द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, द रेशियो ऑफ एंगल, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, कि इमेज जो एक एंगल बना रही है उसकी रेशियो आपने लेनी है किसके साथ, बाय द सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस, एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस, एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है, to that subtended by the object, to that subtended by the object, subtended by the object at the unaided eye, ठीक है, at unaided, ठीक है। अब कहते हैं आपने रेशो लेनी है, कहती है द रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस, के जब आप किसी ऑप्टिकल डिवाइस से किसी भी इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, उस वक्त जो इमेज का एंगल बनता है उसकी रेशो आप किसके साथ लेती हैं, द डिवाइस टू दैट एंगल दैट बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, ठीक है। यानी आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकती है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमने इधर पढ़ा कि मैग्निफिकेशन था, मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा दो डेफिनेशन, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन इस केस में जब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इमेज, ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट एंगल बनते हैं इमेज के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, उनकी रेशियो लें तो आपके पास आता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्या आपके पास आता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगा। अब अगर स्टूडेंट हम रेशियो लें, कहते हैं अल्फा इज द एंगल ऑफ इमेज, सॉरी अल्फा इज द एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट और बीटा इज द एंगल ऑफ इमेज, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर अगर लिखें हम, मैग्नीफाइंग पावर, इसको स्टूडेंट आपने याद रखना है, मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर, इसको मैं शॉर्टकट लिखने जा रहा हूं, MP इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज
डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर को एमपी हम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एमपी इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। जो इमेज के लिए हम स्टूडेंट एंगल की बात करते हैं, इमेज के लिए जो हमारे पास एंगल आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा के साथ, बीटा डिवाइडेड बाय, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए हम जिस एंगल की बात करते हैं वो आपके पास आता है अल्फा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा आपके पास बीटा ओवर अल्फा, बीटा ओवर अल्फा। यहाँ हम इसको थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि बात हो रही है एंगल्स की, तो एंगल को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा ओवर थीटा। लेकिन फर्क क्या आएगा, जब आप इमेज की बात करते हैं तो आपके पास एंगल आएगा थीटा आई, जब आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एंगल आएगा थीटा ओ। ठीक है, थीटा आई जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ इमेज, ठीक है, थीटा ओ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन गया फार्मूला एंगुलर मैग्निफिकेशन का। ठीक है, पहले हमने लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ी, फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ी, दोनों मिलते जुलते हैं, सिर्फ थोड़ा सा फर्क आ रहा है, सेम है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके साथ नेक्स्ट एक टर्म आ रही है आपके पास, वो आ रही है रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या आती है उसको भी देखते हैं। रिजॉल्विंग पावर ठीक है, रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन क्या है वो पढ़ के लिख के फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कहती है द रिजॉल्विंग पावर एन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इट एबिलिटी टू रिवील द माइनर डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। या द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज ऑफ टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। ये वाली इजी है, ये मैं लिखता हूँ। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, द रिजॉल्विंग पावर of an instrument is its ability, ठीक है, the resolving power of an instrument is its ability to separate the image, ability to separate the image, to separate the image of two very close object। ठीक है, कि जो रिजॉल्विंग पावर है स्टूडेंट, जैसे रिजॉल्व का लफ्जी मतलब देखिए हम कह सकते हैं कि सॉल्व आउट करना, यानी किसी भी प्रॉब्लम को हल करने को हम आम अल्फाज में अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ये वर्ड यूज़ करते हैं रिजॉल्व। ठीक है, कि हल करें, मसला हल हो गया, रिजॉल्व हो गया है। ठीक है, पावर यानी रिजॉल्विंग पावर, मसला हल करने की पावर। लेकिन इस केस में जो हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहते हैं कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों, ठीक है, बिल्कुल क्लोज पड़े हों, एक तरह यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल एक तरह के दोनों ऑब्जेक्ट हैं, अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में कोई आपने डिफरेंस मालूम करना है, दोनों को सेपरेट करना है, ठीक है, दोनों को एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज, ठीक है, एबिलिटी टू सेपरेट द इमेज ऑफ वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट आपके पास क्लोज थे, उनकी इमेज बन रही है आपके पास, और उस इमेज को आपने सेपरेट करना है कि पहले ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज है, दूसरे ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। बिल्कुल सिंपल सीधी डेफिनेशन है कि जब द रिजॉल्विंग पावर इज the resolving power of an instrument is ability to separate the image of two very close object। दो very close object की इमेज में डिफरेंस मालूम करना या उनको सेपरेट करना क्या कहलाता है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अब इसको मैथमेटिकल अगर हम लिखें, मैथमेटिकली
मैथमेटिकली कहते हैं द रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, द रिजॉल्विंग पावर एक और डेफिनेशन इसकी ये भी बन सकती है, द रिजॉल्विंग पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ the resolving power is the reciprocal of minimum angle of resolution। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा मिनिमम के साथ। ठीक है, कहते हैं रिले शोड दैट for light of wavelength lambda use C2 points separately by using a lens of diameter d। कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम रेजोल्यूशन। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम रेजोल्यूशन जो फार्मूला उसका बन रहा है एंगल ऑफ मिनिमम रेजोल्यूशन इज इक्वल टू अल्फा मिनिमम इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है डी ओवर 1.22 लैम्डा, डी ओवर 1.22। पहले आपके पास आएगा ये रेसिप्रोकल लेना था, इधर आपके पास आ रहा है डी ओवर लैम्डा ओवर ठीक है, साथ आ रहा है 1.22 डिवाइडेड बाय डी। लेकिन जब हम बात करते हैं मैथमेटिकली हमने क्या पढ़ा कि जो रिजॉल्विंग पावर है इज द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन आपके पास उसका फार्मूला ये आता है, जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे इसको उल्टा कर देंगे तो वो आपके पास फार्मूला किसका बन जाएगा, आपके पास फार्मूला बन जाएगा रिजॉल्विंग पावर का। ठीक है, अभी एंगल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो ये है, इसको अगर आप उल्टा करेंगे तो आपके पास इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला आ जाएगा। अब अगर हम इसको रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला बनेगा रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, ऊपर चला गया रिवर्स कर दिया ना इसको तो साथ आ जाएगा 1.227 लैम्डा। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन जाता है रिजॉल्विंग पावर का। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर का आपके पास फार्मूला बन गया। फिर कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज आर, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय डेल लैम्डा, यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए जो प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए जो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला बनता है स्टूडेंट, वो बनता है आर इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल लैम्डा, या इसको एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं आप लैम्डा ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। कहते हैं मेरे लैम्डा जो है आपके पास एवरेज ऑफ टू वेव लेंथ 1 and 2। ठीक है, ये जो आपके पास आ रहा है लैम्डा, ये क्या है, एवरेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। ठीक है, जो सिंपल लैम्डा आपके पास आ रहा है वो क्या चीज़ है, वो एवरेज है किसी दो लैम्डाज की, दो वेवलेंथ्स की, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की। फिर कहते हैं लैम्डा 1 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा 2 है और वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है लैम्डा के। ठीक है, हम लिख सकते हैं लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा 1, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा लैम्डा
2 के, ठीक है। ये तीनों तकरीबन एक दूसरे के बराबर है। लेकिन जब हम बात करते हैं डेल लैम्डा की, तो स्टूडेंट डेल लैम्डा आपके पास क्या आता है, डेल लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है अगर लैम्डास की बात करें सिंपल। फिर कहते हैं इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन ग्रेटिंग देन r इज इक्वल टू n क्रॉस m, ठीक है। इफ n, इधर मैं लिखता हूं, if n is the total number of n is the total number of lines ruled on grating, ठीक है। फिर जो आपके पास फार्मूला बनता है वो फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू n क्रॉस m, ठीक है। m फिर से वही बात आ गई, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। जो हम प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे थे m के मतलब, m आपके पास होता है ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑर्डर होता है जितनी डिफ्रैक्शन की आप बात करेंगे m की वैल्यू आप उतनी ले लेंगी। m इज द ऑर्डर m इज द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। जो m आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास था टॉपिक, ठीक है। पहले इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 का स्टार्ट लिया था, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद एक मेन टॉपिक था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट वीएन, और उसके बाद इसके साथ टॉपिक्स आ रहे थे, ठीक है। जिसमें था एक लीनियर मैग्नीफिकेशन, दूसरा था एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और तीसरा हमने पढ़ा रिजॉल्विंग पावर, ठीक है। ये तीनों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।